स्टूडेंट्स, वेलकम टू जियो सागा। मैं अमिता और आज हम स्टडी करेंगे ओशियन करंट्स के बारे में। ये ओशियनोग्राफी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आता ही है। सो इसमें आज हम बात करेंगे कि ओशियन करंट्स क्या होती हैं और इनका ओरिजिन कैसे होता है, कौन सी वार्म करंट है, कौन सी कोल्ड करंट है, और सभी ओशियंस की करंट्स के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स सी। तो ओशियन करंट्स के बारे में बात करने से पहले ओशियन वाटर मूवमेंट को देख लेते हैं। ओशियन वाटर मूवमेंट जो कि वर्टिकल और हॉरिजेंटल, ये इन डायरेक्शन में मूवमेंट करता है, जिसमें वर्टिकल क्या होता है कि जो वाटर ऊपर की ओर राइज होगा, अप होता है और डाउन होता है। तो इसमें एक तो टाइड्स के फॉर्म में और अपवेलिंग के फॉर्म में, और हॉरिजेंटल मूवमेंट जो कि वेव्स के फॉर्म में और ओशियन करंट्स के फॉर्म में। तो हॉरिजेंटल जो कि इसकी ओशियन सरफेस पर हॉरिजेंटल डायरेक्शन में मूवमेंट करता है। तो टाइड्स क्या होते हैं? टाइड्स होते हैं कि जब इसके सन और मून के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, वैसे इस टॉपिक को इससे पहले की क्लास में हमने डिटेल से स्टडी किया है, और अगर आपको कंसेप्ट क्लियर करने हैं तो एक बार उस क्लास को देख सकते हैं। तो टाइड्स जो कि सन और मून के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वाटर ऊपर की ओर राइज होता है और फॉल होता है, तो उसे कहेंगे टाइड्स। जैसे कि ये कोई भी ओशियन बॉडी है और इसमें जब वाटर ऊपर की ओर राइज होता है तो एक लेवल तक जब वाटर राइज हो रहा है तो इसे क्या कहेंगे? हाई टाइड। ये होगा हाई टाइड। और जब एक लेवल तक वाटर नीचे की ओर फॉल हो रहा है तो इसे कहेंगे लो टाइड। इसे कहेंगे लो टाइड। और ये इन दोनों के बीच में जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ही हाई टाइड होगा, और इस डिफरेंस को क्या कहेंगे? टाइडल रेंज। इस डिफरेंस को कहेंगे टाइडल रेंज। और वर्ल्ड में सबसे हाई टाइड बे ऑफ फंडी में आता है, जो कि कनाडा में है। और इंडिया की बात करें तो बे ऑफ खंबात में, ओखा प्लेस में सबसे हाई टाइड आता है। नेक्स्ट है हॉरिजेंटल मूवमेंट, जिसमें वेव्स क्या होती है कि ओशियन सरफेस पर विंड के फ्रिक्शन फोर्स के कारण वाटर ऊपर की ओर राइज होगा और फिर ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे की ओर डाउन होगा, और एक सर्कुलेशन मोशन में कि इनमें विंड के फ्रिक्शन फोर्स के कारण इन वेव्स को एनर्जी मिलती है, और ये एक सर्कुलेशन मोशन में वाटर क्या होता है? हॉरिजेंटल मूवमेंट करता है, तो उसे कहेंगे वेव्स। नेक्स्ट है ओशियन करंट्स। ओशियन करंट्स क्या होता है कि इसमें वाटर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक्सपेंस ऑफ वाटर जो कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट करता है, तो उसे कहेंगे ओशियन करंट्स। और इनके बारे में अभी हम डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। तो ओशियन करंट्स को क्लासिफिकेशन करते हैं, एक तो डेप्थ के बेसिस पर, टेम्परेचर के बेसिस पर और स्पीड के बेसिस पर। सबसे पहले डेप्थ के बेसिस पर सरफेस और डीप वाटर करंट। सरफेस करंट कौन सी होती हैं? जो कि अपर सरफेस पर मूवमेंट करती हैं। अपर सरफेस पर वाटर का फ्लो होना या अपर सरफेस पर ही वाटर का ट्रेवल करना, ये होगा सरफेस करंट। जैसे कि ये कोई भी वाटर बॉडी है और ये है इक्वेटर रीजन और ये है पोल रीजन। तो इक्वेटर पर टेम्परेचर हाई होता है, और हाई टेम्परेचर के कारण यहाँ का वाटर वार्म होगा और हल्का होगा, ऊपर उठेगा, और ऊपर उठेगा तो ये एक्सपेंड करेगा। बट पोल वाले रीजन में वाटर कोल्ड होने के कारण डेंस होगा और नीचे की और श्रिंक करेगा, जिससे कि यहाँ अपर सरफेस पर इक्वेटर से पोलर वाले रीजन साइड में वाटर का मूवमेंट होता है। तो इधर जो करंट ट्रेवल करेंगी वो होंगी कौन सी? सरफेस करंट। और पोलर वाले रीजन में वाटर क्या करेगा कि डेंस होगा, कोल्ड होगा तो, और वो नीचे की ओर श्रिंक करेगा, तो यहाँ से वाटर क्या होगा कि इधर बॉटम साइड में ट्रेवल करेंगी, ये कोल्ड करंट। और ये कौन सी करंट होंगी? सब सरफेस करंट। तो कोल्ड करंट और वार्म करंट ये वैसे भी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, आपको याद ही रखना है कि इक्वेटर से और पोलर वाले रीजन साइड में वाटर का जो मूवमेंट हो रहा है वो हमेशा वार्म वाटर का ही मूवमेंट होगा। कि इक्वेटर से पोलर वाले रीजन साइड में जितनी भी वाटर फ्लो हो रही है वो सभी की सभी वार्म करंट होंगी, और वार्म करंट हमेशा अपर सरफेस पर ही फ्लो होती है। लेकिन जो पोलर वाले रीजन से आने वाली करंट्स हैं जितनी भी, वो सभी की सभी कैसी होंगी? वो कोल्ड करंट होंगी, और वो नीचे की ओर श्रिंक करेंगी, और नीचे की ओर मतलब वो बॉटम में उनका वाटर फ्लो होगा। तो दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में, ये वार्म करंट और ये कोल्ड करंट अपोजिट डायरेक्शन में ही फ्लो होती हैं। इसी कारण ओशियन वाटर में, ये ओशियंस में तैरना बड़ा मुश्किल होता है।
क्योंकि दोनों का अपर सरफेस का वाटर अलग डायरेक्शन में और बॉटम में वाटर अलग डायरेक्शन में मूवमेंट करता है। नेक्स्ट है, तो ये टेम्परेचर के बेस पर देख ही लिया कि इक्वेटर से पोलर वाले रीजन साइड में जितनी भी करंट है वो सभी की सभी कोल्ड करंट है, और पोलर वाले रीजन से इक्वेटर साइड में आती है वो सभी की सभी कैसी करंट है, वार्म करंट है। इसके बाद में स्पीड के बेस पर इसको करंट को एक तो स्ट्रीम और एक करंट और ड्रिफ्ट। तो स्ट्रीम क्या होता है, स्ट्रीम क्या होता है कि इनको स्पीड के बेस पर, जिसमें स्ट्रीम की सबसे हाई स्पीड होती है, करंट की मॉडरेट और ड्रिफ्ट स्लो स्पीड। तो स्ट्रीम की स्पीड हाई कैसे होती है, स्ट्रीम होता ही हाई स्पीड है कि जब दो करंट मिलकर एक करंट बनती है तो उसे क्या कहेंगे, स्ट्रीम कहेंगे। कि दो करंट मिलेंगी तो उन दोनों करंट का वॉल्यूम ऐड होगा और वोलिसिटी ऐड होगी, तो उससे कि उनकी हाई वोलिसिटी और हाई वॉल्यूम होने के कारण उसे क्या कहेंगे, स्ट्रीम कहेंगे। इसका एग्जांपल ले सकते हैं गल्फ स्ट्रीम, क्योंकि गल्फ स्ट्रीम है जो फ्लोरिडा और कौन से एंटीलीज करंट के मिलने के कारण ही उसे वही क्या बनती है, गल्फ स्ट्रीम, यही बनती है गल्फ स्ट्रीम। तो फ्लोरिडा और एंटीलीज ये दोनों करंट के वॉल्यूम और वोलिसिटी मिलने के बाद में ये इसकी स्पीड क्या हो जाती है, हाई हो जाती है, और इससे ही क्या कहते हैं, स्ट्रीम। ठीक है। नेक्स्ट है करंट क्या होता है कि करंट जो कि एक वाटर का, ओशियन वाटर का रिवर टाइप में फ्लो होना मॉडरेट स्पीड में। और नेक्स्ट है ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट क्या होता है, ड्रिफ्ट है कि जब कोई भी एक करंट जो अलग अलग ब्रांच में डिवाइड हो जाए तो उसे कहेंगे ड्रिफ्ट, क्योंकि इसमें इसका वॉल्यूम और वोलिसिटी दोनों ही क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, तो उससे कि उसकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो स्पीड डिक्रीज होने के कारण ही उसे क्या कहेंगे, ड्रिफ्ट, क्योंकि ये अलग अलग ब्रांच में डिवाइड हो जाती है। इसका एग्जांपल ले सकते हैं कि जो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है, ये इधर एक तो इसकी ब्रांच इधर आइसलैंड साइड में, और एक ब्रांच इसकी नॉर्वेन साइड में, और एक ब्रांच इधर इसकी जो कि ये ब्रिटिश आइलैंड साइड में, जिसमें कि आइसलैंड साइड में इसकी ब्रांच जाती है वो है कौन सी, इरमिंगर, और जो नॉर्वेन साइड में जाती है वो नॉर्वेन ये जो इसकी एक ब्रांच है, और एक है कौन सी, रेनेल, एक है रेनेल। तो ये जो इसकी ब्रांच में डिवाइड होने के बाद में इसे क्या कहेंगे, ड्रिफ्ट कहेंगे, क्योंकि एक ही करंट जब अलग अलग ब्रांच में डिवाइड हो जाती है तो उसकी वोलिसिटी और वॉल्यूम डिवाइड हो जाता है, और उसे ही क्या कहेंगे, ड्रिफ्ट। नेक्स्ट है फैक्टर ऑफ ओरिजिन ऑफ ओशियन करंट्स, कि अब ओरिजिन कैसे होता है ओशियन करंट्स का, उसके लिए क्या क्या फैक्टर है, जिसमें सबसे पहले रोटेशनल मोशन ऑफ द अर्थ। तो अर्थ के रोटेशन के कारण कैसे इनका ओशियन करंट्स का ओरिजिन होता है, तो ये है जैसे कि अर्थ, और अर्थ का रोटेशन कैसे होता है, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में। तो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में होने के कारण यहाँ इक्वेटर वाले रीजन में जो वाटर है वो कैसे मूवमेंट करता है, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में। जैसे कि ये इक्वेटर है और इक्वेटर वाले रीजन में वाटर है, उसका मूवमेंट कैसे होगा, ये ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि अर्थ के रोटेशन के कारण अर्थ कैसे रोटेट होती है, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में, और उसी के कारण इक्वेटर वाले रीजन में वाटर का मूवमेंट ये स्टार्ट होता है ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में। और फिर इस रोटेशन के कारण ही एक कोरियालिस फोर्स उसका ओरिजिन होता है, और कोरियालिस फोर्स के कारण ही ये ही वाटर करंट्स हैं, जो ओशियन करंट्स हैं, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो कि क्लॉकवाइज, और सदर्न हेमिस्फीयर में ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करती हैं। कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो ये क्लॉकवाइज और सदर्न हेमिस्फीयर में ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करती हैं। तो ये जो ओशियंस करंट्स का ओरिजिन हो रहा है वो किसके कारण, अर्थ के रोटेशन के कारण। नेक्स्ट है टेम्परेचर ऑफ द ओशियन वाटर। तो ओशियन वाटर का टेम्परेचर है, अभी मैंने पहले भी बताया आपको कि इक्वेटर वाले रीजन में टेम्परेचर हाई होने के कारण यहाँ का वाटर वार्म होगा, हल्का होगा, और ऊपर उठेगा और एक्सपेंड करेगा, और एक्सपेंड करने के कारण इक्वेटर से, और जहाँ पर टेम्परेचर कम है, जैसे पोलर वाले रीजन में टेम्परेचर कम होने के कारण वहाँ का वाटर नीचे की ओर श्रिंक करेगा डेंस होने के कारण।
तो ये जो ओशियन करंट्स हैं वो इधर इक्वेटर से और पोलार वाले रीजन साइड में मूवमेंट करने लगती है, फ्लो होने लगती है। तो ये किसके कारण? टेम्परेचर ऑफ ओशियन के कारण, कि टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण इक्वेटर वाले रीजन से ट्रेवल करने लगती है पोलार वाले रीजन साइड में ओशियन करंट्स। नेक्स्ट है सैलिनिटी एंड डेंसिटी ऑफ ओशियन वाटर। तो ये जहाँ पर जे ओशियन करंट्स का ओरिजिन उन एरियाज में भी होता है कि एक तो जहाँ पर सैलिनिटी ज़्यादा होगी तो वहाँ डेंसिटी भी हाई होगी। तो हाई डेंसिटी हाई सैलिनिटी वाला जो वाटर होगा वो भी नीचे की ओर क्या होता है? बैठता है। और जहाँ पर सैलिनिटी और डेंसिटी कम होती है वहाँ का वाटर क्या होता है? ऊपर की ओर उठता है। तो ये कम सैलिनिटी और कम डेंसिटी से यहाँ से भी ओशियन करंट्स का ओरिजिन होता है और हाई सैलिनिटी हाई डेंसिटी साइड में मूवमेंट करने लगता है। ठीक है, तो इससे भी ओशियन करंट्स का ओरिजिन होता है। नेक्स्ट है प्रिवलिंग विंड्स। प्रिवलिंग विंड्स क्या होती है कि जो परमानेंट विंड्स होती हैं। परमानेंट विंड्स से इसको वैसे भी क्लाइमेटोलॉजी में हमने अच्छे से पढ़ लिया था, एक बार आप देख सकते हो। क्लाइमेटोलॉजी में इन टॉपिक्स को क्लियर कर सकते हो। तो प्रिवलिंग विंड जो कि 3 टाइप की होती है, कौन कौन सी? ट्रेड विंड्स, वेस्टर्नलीज और पोलर वाली। तो इक्वेटर वाले ट्रॉपिकल रीजन में कौन सी विंड चलती है? यहाँ चलती है इक्वेटर वाले रीजन में, यहाँ पर ट्रेड विंड्स। और इन्हीं ट्रेड विंड्स के सारे यहाँ इक्वेटर वाले रीजन से, क्योंकि इनकी जो डायरेक्शन होती है ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में, तो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में यहाँ पर भी ये वाटर करंट से ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो होती हैं। ऐसे ही यहाँ पर 40 टू 45 डिग्री लैटिट्यूड वाले एरिया में यहाँ पर चलती है वेस्टर्न लीज। और इन वेस्टर्न लीज के सारे इधर भी वेस्ट टू ईस्ट साइड में यहाँ पर वाटर क्या होता है? फ्लो होता है। तो ये जो ओशियन करंट्स हैं जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी और यहाँ पर भी ये वेस्टर्न लीज के सारे यहाँ पर भी ये वाटर क्या होता है? वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो होता है। तो इनसे भी परमानेंट विंड्स के कारण भी इनका ओशियन करंट्स का ओरिजिन होता है। नेक्स्ट है एवापोरेशन एंड रेनफॉल। तो एवापोरेशन और रेनफॉल क्या होता है कि जहाँ पर रेनफॉल हाई रेनफॉल होती है, जैसे इक्वेटर वाले रीजन में वहाँ पर 4 o'clock पर डेली रेनफॉल होती है, तो ये हाई रेनफॉल वाला एरिया है। बट जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिकल ये कैप्रिकॉर्न वाले रीजन में वहाँ पर ये टेम्परेचर हाई होने के कारण वहाँ एवापोरेशन भी अधिक होता है और लो रेनफॉल होती है। तो इस एरिया में जो देखा जाए तो इसमें जैसे कि इक्वेटर वाले रीजन में तो टेम्परेचर हाई है बट वहाँ पर डेली रेनफॉल भी हाई होती है, तो वहाँ पर वाटर का लेवल क्या हो जाता है? ऊपर की ओर उठ जाता है। ये जैसे इक्वेटर वाला रीजन है और यहाँ पर क्या होता है कि डेली इस रीजन में हाई रेनफॉल और हाई टेम्परेचर है, बट हाई रेनफॉल की वजह से यहाँ वाटर का लेवल ऊपर की ओर उठता है। बट ये 20 to 30 डिग्री लैटिट्यूड वाले रीजन में यहाँ पर लो रेनफॉल है बट यहाँ पर एवापोरेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो ये नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में इन रीजन में जो कि आयन रेखीय एरियाज भी बोलते हैं इनको, तो यहाँ पर एवापोरेशन अधिक होने के कारण यहाँ से ये वाटर करंट क्या होती है? इन एरिया साइड में फ्लो होती है। मतलब ये यहाँ से वाटर मूवमेंट करना शुरू करता है इक्वेटर से और इन आयन रेखीय एरियाज में। क्लियर? अब इसके बाद में हम बात करते हैं सभी ओशियन की करंट्स के बारे में, और इसमें सबसे पहले अटलांटिक ओशियन करंट्स के बारे में। ये है गल्फ स्ट्रीम और ये यहाँ पर न्यू फाउंडलैंड के पास में इसी में ही दूसरी कोल्ड करंट आकर मिलती है। ये कोल्ड करंट जो कि बे ऑफ बैफिन से आती है, ये कोल्ड करंट ये है लैब्राडोर। ये करंट है लैब्राडोर और यहाँ न्यू फाउंडलैंड के पास में ये दोनों करंट मर्ज होती है और यहाँ पर बेस्ट फिशिंग रिच मैरिन ये एरिया बनता है जो कि ग्रैंड बैंक है। और यहाँ के बाद में ये ईस्टर्न लीज के सारे ये ही करंट इधर वेस्ट टू ईस्ट वार्ड में मूवमेंट करती है और ये ही करंट है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट।
यही है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट क्यों कहेंगे? क्योंकि ये ही कितने 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। और किससे? विविल थॉम्सन रिज से टकराने के बाद में ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है, ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। एक तो ब्रांच है इसकी, वो आइसलैंड साइड में जाएगी, एक नॉर्वेन साइड में, और एक इधर ओजस जो आइलैंड है इस साइड में आ जाएगी, ब्रिटिश आइलैंड साइड में। तो एक ब्रांच तो इसकी यहाँ पर नॉर्वेन साइड में जाएगी, और एक ब्रांच है इसकी ये आइसलैंड साइड में, और एक ब्रांच है इसकी यहाँ पर जो ब्रिटिश है ये ओजस आइलैंड साइड में। तो यहाँ पर ये जो आइसलैंड साइड में जा रही है इसकी एक ब्रांच, ये है कौन सी? इरमिंगर। और जो नॉर्वेन साइड में जा रही है ये ब्रांच है इसकी नॉर्वेन करंट। और ये है कौन सी ब्रांच? रेनेल। ये है रेनेल। और ये सभी कैसी है? कोल्ड करंट है, क्योंकि ये गल्फ स्ट्रीम का ही वाटर है जो कि ये यूरोप के ईस्ट साइड तक पहुंचता है, जिसमें कि इरमिंगर ये विविल थॉम्सन से टकराने के बाद में ये जो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है 3 ब्रांच में डिवाइड हो जाती है, इरमिंगर और ये नॉर्वेन और रेनेल। तो ये कैसी करंट है? ये वार्म करंट है जो कि यहाँ हाई लैटिट्यूड वाले एरिया में, आइसलैंड, नॉर्वे ये कंट्री होने के बावजूद भी यहाँ के जो पोर्ट हैं वो हमेशा ओपन रहते हैं, क्योंकि ये यहाँ के क्लाइमेट और इसको इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है ये वार्म करंट। तो इन्हीं के कारण ही यहाँ पर हमेशा पोर्ट ओपन रहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि नॉर्वे हाई लैटिट्यूड पर होने के बावजूद भी वहाँ के पोर्ट ओपन क्यों रहते हैं? तो किसके कारण? क्योंकि नॉर्वेन वहाँ पर एक वार्म करंट है। इसके साथ ही यहाँ पर जो ग्रीनलैंड के पास में, ग्रीनलैंड के ईस्ट साइड में यहाँ पर ये वाटर करंट जो फ्लो होती है, ये कौन सी करंट है? ग्रीनलैंड। इसका नाम ही ग्रीनलैंड करंट ही है, ठीक है, ये है ग्रीनलैंड करंट ही। अब इसी के साथ ही यहाँ पोलर वाले रीजन से और इधर इक्वेटर साइड में फ्लो होने वाली ये जो करंट है जो कि अफ्रीका के सारा डिजर्ट के वेस्ट साइड में फ्लो होती है, ये है कैनरी करंट। ये है कैनरी करंट। और ये कैनरी करंट क्योंकि ये कैसी करंट है? पोलर वाले रीजन से इक्वेटर साइड में आ रही है, तो ये कोल्ड करंट है। और ये कोल्ड करंट ही इसी के कारण ही यहाँ का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज टेम्परेचर कम होगा तो यहाँ पर प्रेशर हाई हो जाता है, और इसलिए इस एरिया में बारिश नहीं हो पाती, और रेनफॉल नहीं होने के कारण ये एरिया किसमें? डेजर्ट में। तो वैसे भी हर एक कॉन्टिनेंट के वेस्ट साइड में डेजर्ट देखने को मिलता है, और जिसका मेन रीजन क्या है कि सभी कॉन्टिनेंट के वेस्ट साइड में कोल्ड करंट ही फ्लो होती है, कोल्ड करंट ही मूवमेंट करती है, ठीक है। तो ये है नॉर्थ अटलांटिक वाली करंट, जिसमें नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, और ये 2 ब्रांच में डिवाइड हो रही है, एंटीलीज और फ्लोरिडा, और ये दोनों ब्रांच जब मिल रही हैं तो ये गल्फ स्ट्रीम बन रही है। और ये ही गल्फ स्ट्रीम इधर वेस्टर्लीज के सारे इधर वेस्ट टू ईस्ट वार्ड में मूवमेंट करती है, और यही नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है। और ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो कि विविल थॉम्सन रिज से टकराने के बाद में 3 ब्रांच में डिवाइड हो जाती है। एक ब्रांच इसकी जो कि आइसलैंड तक जाती है वो है इरमिंगर, जो नॉर्वे तक जाती है वो नॉर्वेन करंट है, और जो ब्रिटिश आइलैंड तक जाती है ये कौन सी है? रेनेल। तो ये सभी वार्म करंट है। और ऊपर से बे ऑफ बैफिन से आने वाली कोल्ड करंट है लैब्राडोर, जो कि ग्रीनलैंड से यहाँ इधर गल्फ स्ट्रीम वार्म करंट से मिलती है। और इसी के बाद में ये है कैनरी करंट, जो कि इधर पोलर वाले रीजन से और इधर इक्वेटर साइड में अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट की ओर ये मूवमेंट करती है। ये है कैनरी करंट जो कि कोल्ड करंट है। तो ये एक गियर बनता है, और जो कि नॉर्थ अटलांटिक गियर, जिसे क्या कहते हैं? नॉर्थ अटलांटिक गियर। ये है नॉर्थ अटलांटिक गियर। और यहाँ इस गियर के बीच में यहाँ पर बनता है एक सारगेसो सी। ये है सारगेसो सी। ये है सारगेसो सी। सारगेसो सी जो ऐसा सी है जो कि किसी भी कॉन्टिनेंट बाउंड्री को टच नहीं करता। और ये सारगेसो नाम जो कि एक सागरीय घास होती है उसी के नाम से ही इसका नाम पड़ा है सारगेसो सी। अटलांटिक ओशियन की सबसे ज़्यादा सैलिनिटी इसी सी में देखने को मिलती है। तो ये है नॉर्थ अटलांटिक की ओशियन करंट्स। न अब है इसके बाद में सदर्न अटलांटिक की ओशियन करंट। तो सदर्न में भी वैसे ही ईस्ट टू वेस्ट साइड में
यहाँ पर ईस्ट टू वेस्ट साइड में ये जो करंट फ्लो होती है ये है कौन सी, साउथ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट, साउथ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट। इसी के साथ ही यहाँ पर क्योंकि जब ये दोनों करंट इधर ईस्ट टू वेस्ट साइड में और यहाँ से टकराने के बाद में इनका कुछ वाटर क्या होता है इधर की ओर मूवमेंट करता है, जिसे क्या बोलते हैं, एंटी इक्वेटोरियल करंट, एंटी इक्वेटोरियल करंट। ये है एंटी इक्वेटोरियल करंट, ठीक है। ये इनका क्योंकि ये जब इस ब्राज़ील कोस्ट से टकराने के बाद में कुछ वाटर जो कि वापस की से मूवमेंट करता है वो होगा एंटी इक्वेटोरियल करंट। ये सदर्न हेमिस्फीयर में जो कि इक्वेटर वाले रीजन में ईस्ट टू वेस्ट साइड में ये जो वार्म करंट है वो है साउथ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट। और फिर ब्राज़ील के इस कोस्ट से टकराने के बाद में ये करंट इधर साउथवर्ड मूवमेंट करती है, और साउथवर्ड मूवमेंट करती है तो इसी का नाम ही कौन सा है, ब्राज़ीलियन करंट। ये है ब्राज़ीलियन करंट। और ये क्योंकि ये कौन सी है, साउथ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट का करंट ही है जो कि कैसी करंट है, वार्म करंट है। इसके बाद में यहाँ पर ये जो कौन सा आइलैंड है, यहाँ पर है फोकलैंड आइलैंड, और इस फोकलैंड आइलैंड के वेस्ट साइड में यहाँ पर ये करंट चलती है। और ये करंट कैसी है, ये कोल्ड करंट है और इसका नाम है फोकलैंड करंट, जो कि कोल्ड करंट है। और ये इनके मिलने के बाद में यहाँ पर ही ये वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में वेस्टर्न लीज के सारे जो कि साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट, जिसे क्या कहते हैं, साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट, इसी में ही ये ब्राज़ीलियन करंट क्या हो जाती है, इसमें मर्ज हो जाती है। बट ये कोल्ड क्यों होती है, क्योंकि साउथ वैसे भी सदर्न हेमिस्फीयर का जो ये साउथ ड्रिफ्ट है ये सभी ओशियंस में ही कैसा मिलेगा, कोल्ड मिलेगा। देखो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो नॉर्थ ड्रिफ्ट है वो सभी वार्म है, और साउथ सदर्न हेमिस्फीयर में ये ड्रिफ्ट है ये सभी में कोल्ड है, जिसका मेन रीजन है कि सदर्न हेमिस्फीयर में ये अंटार्कटिक ये कॉन्टिनेंट की आइस पिघलने के कारण और वो कोल्ड वाटर इनमें मिलने के कारण ये करंट कैसी हो जाती है, कोल्ड करंट हो जाती है। तो यहाँ इसके बाद में ये ही करंट जो कि ऊपर नॉर्थवर्ड साइड में मूवमेंट करती है, और नॉर्थवर्ड साइड में मूवमेंट करने के बाद में ये भी कैसी है, क्योंकि ये कोल्ड वाटर ही है जो साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट का ऊपर की ओर नॉर्थवर्ड मूवमेंट कर रहा है। तो ये कौन सी है, बेंगुला करंट, ये करंट है बेंगुला करंट, ठीक है। तो ये हो गई कौन सी, ये भी गियर बन जाता है जो कि साउथ अटलांटिक गियर है, साउथ अटलांटिक गियर, जिसमें ये साउथ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट है जो कि ब्राज़ीलियन कोस्ट से टकराने के बाद में इसका नाम करंट का हो जाता है ब्राज़ीलियन करंट। और नीचे ये फोकलैंड आइलैंड के वेस्ट साइड में फोकलैंड करंट है जो कि कोल्ड करंट है, और ये ब्राज़ीलियन करंट से मिलने के बाद में जो कि इधर मर्ज हो जाती है किसमें, साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट में। और वैसे भी ये ड्रिफ्ट सभी ओशियंस में ही देखने को मिलेगा, और ये कैसा है, कोल्ड ड्रिफ्ट है। और इसका वाटर कोल्ड क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ये अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के आइस के पिघलने के कारण जो कोल्ड वाटर है इसमें मर्ज हो जाता है, और ये एक जो गियर बन जाता है ये है साउथ अटलांटिक गियर। तो ये थी कौन से, अटलांटिक ओशियन की करंट्स। अब इसके बाद इसी में हम देख लेते हैं इंडियन ओशियन की करंट्स के बारे में, इंडियन ओशियन की करंट्स के बारे में। तो इंडियन ओशियन में वैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और सदर्न हेमिस्फीयर में गियर नहीं बनेंगे, वैसे सदर्न हेमिस्फीयर में बन जाता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इन ओशियन करंट्स का गियर नहीं बन पाता, जिसका मेन रीजन है कि यहाँ पर सीजन्स का इफेक्ट होता है। सीजन का इफेक्ट कि यहाँ पर समर सीजन में क्या होता है कि नॉर्थर्न अटलांटिक में यहाँ पर जो सोमालियन कंट्री के यहाँ से चलती है कौन सी करंट, सोमालियन करंट। और ये सोमालियन करंट से यहाँ से समर सीजन में इनकी जो डायरेक्शन होती है वो इधर सोमालिया से और यहाँ सुमात्रा तक होती है, ठीक है। जो कि ये इनका जो मूवमेंट होता है इस करंट का वो होता है साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट साइड में। तो ये साउथ वेस्ट से ये करंट ऐसे और यहाँ तक चलती है सुमात्रा तक, और ये ही विंटर सीजन में होती, दोनों में ही कौन सी करंट है, वार्म करंट ही है। तो विंटर सीजन में ये अपोजिट डायरेक्शन में कि ये
अपोजिट डायरेक्शन में चलती है, जो कि सुमात्रा से और यहाँ सोमालिया तक। तो नॉर्थ इंडियन इस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इंडियन ओशियन में क्या होता है कि ये सीजन्स का इफेक्ट होता है, जो कि समर सीजन में ये साउथ वेस्ट साइड से और नॉर्थ ईस्ट साइड में मूवमेंट होता है, और विंटर सीजन में नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट साइड में मूवमेंट होता है। बट इधर सदर्न हेमिस्फीयर में भी यहाँ पर ये इधर इनके ट्रेड विंड्स के सारे यहाँ से ईस्ट टू वेस्ट साइड में ये साउथ इंडियन ये जो इक्वेटोरियल करंट है, और उसके बाद में यही करंट इधर साउथवार्ड मूवमेंट करती है, और साउथवार्ड मूवमेंट करने के बाद में यहाँ पर है ये कौन सा मेडागास्कर आइलैंड, और इस मेडागास्कर आइलैंड से टकराने के बाद में ये ही करंट जो कि साउथवर्ड मूवमेंट कर रही है 2 ब्रांच में डिवाइड हो जाती है। इसकी एक ब्रांच तो कौन सी है, ये मेडागास्कर करंट हो जाती है, और एक इधर है मोजाम्बिक। करंट। तो इसकी जो मेडागास्कर के वेस्ट साइड में जो ब्रांच है वो कौन सी है, मोजाम्बिक करंट, और इसके ईस्ट साइड में जो मेडागास्कर के इधर ओशियन करंट की ब्रांच है वो है कौन सी है, मेडागास्कर करंट। और ये दोनों ब्रांच जब मिल जाती हैं तो ये ही कौन सी करंट बन जाती है, मिलने के बाद में ये बन जाती है अगुल्हास, ये ही करंट बन जाती है अगुल्हास। और फिर इधर से ये जो ड्रिफ्ट है साउथ, ये जो साउथ ड्रिफ्ट है, और इसी ड्रिफ्ट में क्या हो जाती है, ये मर्ज हो जाती है, ये ही करंट किसमें, इसी ड्रिफ्ट में मर्ज हो जाती है, जो कि कोल्ड करंट है। और फिर यहाँ से ये ड्रिफ्ट क्या है, नॉर्थवर्ड साइड में मूवमेंट करता है, और यहाँ ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में, जिसे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट बोलते हैं। तो ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट जो कि कैसी करंट है, कोल्ड करंट है, और इसी करंट के कारण ही यहाँ पर जो कि ये डेजर्ट बनते हैं, और क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट साइड में ये टोटल डेजर्ट वाला पार्ट है, और ये किसके कारण, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन कोल्ड करंट के कारण। तो ये नॉर्थवर्ड साइड में मूवमेंट करती है। तो यहाँ सदर्न इंडियन, इस सदर्न हेमिस्फीयर में, इंडियन ओशियन में ये गियर बन जाता है, बट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नहीं बनता। यहाँ पर एंटी एक करंट तो चलती है जो कि एंटी इक्वेटोरियल करंट, ये एंटी इक्वेटोरियल करंट तो चलती है, बट नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट यहाँ पर इंडियन ओशियन में नहीं चलती। क्लियर। तो ये था इंडियन ओशियन की करंट्स। ठीक है। तो यहाँ पर बेंगुला करंट्स के कारण ही जो डेजर्ट बना है, यहाँ कालाहारी जो नामीबिया, यहाँ पर जो डेजर्ट देखने को मिलते हैं वो बेंगुला करंट्स के कारण। यहाँ ऑस्ट्रेलिया की वेस्ट साइड में जो डेजर्ट है वो किसके कारण, वेस्टर्न, यहाँ ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट के कारण। और यहाँ पर जो सारा डेजर्ट है वो किसके कारण, कैनरी करंट के कारण, क्योंकि सारे के सारे जो कोल्ड करंट है वो हर एक कॉन्टिनेंट के वेस्ट साइड में ही फ्लो होती हैं, और ये वहाँ के टेम्परेचर को ये कर देती है, डिक्रीज कर देती है, जिससे कि प्रेशर हाई हो जाता है। तो यहाँ रेनफॉल नहीं हो पाती क्योंकि हवाएं यहाँ से चलती हैं लो प्रेशर साइड में, इसलिए इस एरियाज में, इन एरियाज में बारिश नहीं हो पाती। तो ये कौन सी थी, ये इंडियन ओशियन, इसकी अटलांटिक ओशियन की करंट, और ये थी इंडियन ओशियन की करंट। अभी नेक्स्ट है पैसिफिक ओशियन की करंट। तो पैसिफिक ओशियन जैसे कि ये है कौन सा, इक्वेटर वाला रीजन, और इक्वेटर वैसे ही इक्वेटर के नॉर्थ और साउथ में जो कि इक्वेटोरियल करंट जो कि ईस्ट टू वेस्ट वार्ड में फ्लो होती हैं। तो यहाँ पर जो इक्वेटर के नॉर्थ साइड में जो कि कौन सी है, नॉर्थ पैसिफिक इक्वेटोरियल करंट, और ऐसे ही साउथ में भी ये कौन सी है, साउथ पैसिफिक इक्वेटोरियल करंट। और इन्हीं दोनों करंट के यहाँ से ये ऑस्ट्रेलियन करंट और ये फिलीपींस आइलैंड से टकराने के बाद में ये, क्योंकि ये वाली जो नॉर्थ पैसिफिक इक्वेटोरियल करंट है जो कि सेंट्रल अमेरिकी कंट्री से फ्लो होती है, ये इधर इक्वेडोर के पास से और इधर ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न कोस्ट तक जो साउथ पैसिफिक इक्वेटोरियल करंट है। और ये दोनों टकराने के बाद में इनकी जो एंटी करंट, क्योंकि कुछ वाटर क्या होगा, पीछे की ओर मूव करेगा, और ये है कौन सी, एंटी इक्वेटोरियल करंट। और ये ही एंटी इक्वेटोरियल करंट है क्योंकि यहाँ पर इनकी स्पीड हाई होती है।
पैसिफिक ओशियन लार्ज ओशियन होने के कारण यहाँ पर इनकी स्पीड हाई होती है, और जब ट्रेड विंड्स वीक हो जाती है ना, ट्रेड विंड्स वीक हो जाती है, तो ये ही जो एंटी इक्वेटोरियल पैसिफिक करंट है ये ही इधर यहाँ इस एरिया तक मूवमेंट कर जाती है, और ये पेरू वाले रीजन में यहाँ तक पहुँचने के कारण यहाँ ये कैसा है, ये है वार्म करंट, और यहाँ के टेम्परेचर को क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है। और टेम्परेचर बढ़ता है तो यहाँ पर प्रेशर कैसा हो जाता है, प्रेशर हो जाता है हाई, और यहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाता है, टेम्परेचर हाई हो जाता है, और टेम्परेचर हाई होने के कारण यहाँ का प्रेशर हो जाता है लो। तो लो प्रेशर होने से इस एरिया में यहाँ इस साइड में मॉनसूनी विंड क्या होती है, इस साइड आने लगती हैं, जो कि इंडियन मॉनसून को इफेक्ट करती है। तो ये मेन रीजन है कि ये एल नीनो जो कि इनके ट्रेड विंड्स के वीक होने के कारण आगे तक मूवमेंट कर जाती है, और इसी करंट्स को जो कि यहाँ इक्वेटर से और पेरू वाले रीजन तक ये वाली जो करंट है ना, इसी को ही कहते हैं एल नीनो करंट। ये ही करंट कौन सी है, एल नीनो करंट। तो इसके बाद में नॉर्थ पैसिफिक जो इक्वेटोरियल करंट है, ये फिलीपींस से इनके आइलैंड से फिर ये नॉर्थवर्ड साइड में मूवमेंट करती है, और यहाँ पर ये 2 ब्रांच में डिवाइड हो जाती है। जापान सी में एक ब्रांच इसकी जापान सी साइड में जो कि जापान के वेस्ट साइड में, और एक ब्रांच इसकी जापान के ईस्ट साइड में। जो जापान के ईस्ट साइड में है ये कौन सी करंट है, ये है क्यूरोसियो, और जो जापान के वेस्ट साइड में जापान सी साइड में ये है सुसीमा, ये है सुसीमा करंट। तो क्यूरोसियो और सुसीमा ये दोनों, ये करंट फिर यहाँ मिलकर ये क्यूरोसियो ही होती है, और उधर पोलार वाले रीजन से आने वाली कौन सी है, ओयोसियो, जो कि यहाँ कमचटका आइलैंड साइड यहाँ से आने वाली ये करंट है, ये कौन सी है, ओयोसियो। ये ओयोसियो करंट है, और ये दोनों कोल्ड, ये जो वार्म करंट और कोल्ड करंट मिलने के कारण यहाँ पर बेस्ट फिशिंग जोन बनता है। और फिर इधर वेस्टर्नलीज के इन्फ्लुएंस के कारण ये ही करंट किधर, इधर ईस्ट साइड में ईस्टवर्ड मूवमेंट करती है, और ईस्टवर्ड मूवमेंट करती है तो ये ही करंट कौन सी है, नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट। ये है नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट, और जिसकी ये जो ब्रांच है एक इधर नॉर्थ साइड में यहाँ पर, क्योंकि ये इस साइड में इस टाइप से मूवमेंट करती है, और ये ही करंट कौन सी है, ये है अलास्का, अलास्का करंट। ठीक है, ये है अलास्का करंट जो कि वार्म करंट है। तो वो यहाँ पर भी ये इतना हाई लैटिट्यूड होने के बाद इस वार्म करंट के कारण यहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है इस करंट के कारण। अब उसके बाद में पोलर वाले रीजन से और यहाँ इस इक्वेटर वाले रीजन में चलने वाली ये करंट है, ये है कौन सी, कैलिफोर्निया। ये है कैलिफोर्निया जो कि कोल्ड करंट है, क्योंकि पोलार वाले रीजन से इक्वेटर साइड में ये एक करंट फ्लो हो रही है, और इसी करंट के कारण यहाँ पर जो यूएसए के जो डेजर्ट बनते हैं वो इसी के कारण बनते हैं। ये गियर बन जाता है नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में, जो कि नॉर्थ पैसिफिक गियर है। ठीक है, ऐसे ही सदर्न हेमिस्फीयर में भी ये जो साउथ पैसिफिक इक्वेटोरियल करंट है, फिर ये ऑस्ट्रेलिया के इधर ईस्ट इस कोस्ट से टकराने के बाद में ये साउथवर्ड मूवमेंट करती है, और ये ही करंट कौन सी है, ये ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है, जो कि इधर से ये कौन सा ड्रिफ्ट है, ये साउथ पैसिफिक ड्रिफ्ट है, इसमें मर्ज हो जाती है। और साउथ पैसिफिक ड्रिफ्ट जो कि कोल्ड क्यों है ये पहले ही बता दिया, क्योंकि अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट का वाटर पिघलने के कारण वो इसमें मर्ज हो जाता है, जिससे कि ये ही करंट, जब ये ईस्ट अटलांटिक करंट है वो इसी में ही मिल जाती है। ठीक है, ये इसी में ही मिल जाती है, और इसका ये बन जाती है कैसी, कोल्ड करंट। और ये कौन सा है, साउथ ड्रिफ्ट। और फिर यहाँ पर ये सदर्न अमेरिका के इस टिप से टकराने के बाद में ये नॉर्थवर्ड मूवमेंट करती है, और ये जो नॉर्थवर्ड मूवमेंट करती है यही कौन सी करंट है, पेरू करंट। यही पेरू, या इसको
हम्बोल्ट करंट भी कहते हैं, क्योंकि हम्बोल्ट ने इसे सबसे पहले सर्च किया था। ये है हम्बोल्ट करंट। तो ये कोल्ड करंट है, और इस कोल्ड करंट के कारण ही यहाँ पर भी क्या होता है, अपवेलिंग होती है पेरू वाले रीजन में। क्लियर। तो ये साउथ पैसिफिक, ये जो गियर बनता है जिसमें साउथ पैसिफिक इक्वेटोरियल करंट, जो कि इधर ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट, इससे टकराने के बाद में ये साउथवर्ड मूवमेंट करती है, और फिर इधर ड्रिफ्ट में मिलने के बाद ये कोल्ड करंट बन जाती है, कोल्ड बन जाती है, और इसके कॉन्टिनेंट के कोल्ड वाटर मिलने के कारण अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के, और फिर इधर साउथ अमेरिका के इस टिप से टकराने के बाद में ये नॉर्थवर्ड साइड में मूवमेंट करती है, जो कि कौन सी करंट है, पेरू करंट। जो कि यहाँ पर आटाकामा का जो डेजर्ट है वो इसी करंट के कारण ही यहाँ पर ये डेजर्ट बना है, क्योंकि यहाँ पर फिर रेनफॉल नहीं हो पाती है, हाई प्रेशर बन जाता है। तो हर एक कॉन्टिनेंट के वैसे भी वेस्ट साइड में ये जो कोल्ड करंट फ्लो होती है तो वहाँ पर डेजर्ट मिलते ही हैं। क्लियर। सो ये सभी ओशियन की करंट्स थी जिनके बारे में एक एक की डायरेक्शन हमने देखी, और कौन सी कोल्ड है कौन सी वार्म करंट है। आई होप कि आपको ये